जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वन लाइनर फैक्ट सीरीज में हम भाषा साहित्य पर बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए भाषा खंड में देख रहे हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसमें सुधार के प्रयास किनके द्वारा किया गया। तो देवनागरी लिपि जो कि हिंदी लेखन और मुद्रण दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी जटिल है, मतलब बहुत सरल भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी। त्रुटियों की तरफ सबसे पहले ध्यान किसने दिलाया? तो तिलक जी ने। तिलक जी के द्वारा ही तिलक फॉन्ट लाया गया। इसमें करीबन 190 टाइपों का एक फॉन्ट बना दिया गया। काफ़ी चीज़ें छँटाई वगैरह की गई और इनका ये ध्यान सबसे पहले 1904 ईस्वी में जब ये अपने पत्र केसरी के लिए कुछ टाइप कर रहे थे तब इन्हें लगा कि हाँ, कुछ सुधार की ज़रूरत है और 1926 से इन्होंने छँटाई करते करते 190 फॉन्ट एक सेट बनाया जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं। इसके बाद तो आप देखते हैं कि सुधार की दिशा से काफ़ी लोग आगे आते हैं, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है इन्होंने सुझाव दिया कि ई या के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करें, या काशी के श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्ग को हटाकर अल्पप्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा दीजिए। सन 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन हुआ और सन 1935 में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी उनके सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई और नागरी लिपि जो सुधार समिति बनाई गई जिसके संयोजक थे काका कालेरकर। संक्षेप में इस समिति की सिफारिशें क्या थी? तो इस सिफारिशों में था कि सिरोरेखा लिखने में भले ही ना हो, छपाई में रहनी चाहिए। यानी लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन जब छपाई करो तो सिरोरेखा लगा दो। कोई व्यंजन संयोग नीचे ऊपर ना हो। सावरकर बंधुओं की सुझाई गई 12 खड़ी को स्वीकार किया गया और रेफ को अलग से व्यंजन में लगाया गया। 1945 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारी सभा ने श्रीनिवास के सुझाव को आग की 12 खड़ी को स्वीकार नहीं किया। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने सब सुझावों का आकलन और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें दी और जो निम्नलिखित है इनकी सिफारिशें। तो आग की 12 खड़ी है वो भ्रामक है। श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत अल्प प्राण व्यंजन के नीचे ये यश चिन्ह लगाकर महाप्राण बना लेने का भेद भी स्वीकार्य नहीं है। किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन न जोड़ा जाए, सिरोरेखा लगाई जाए, अनुसार और पंचमाक्षर ई या डा नाम की जगह पे अनुसार का प्रयोग किया जाए। भारत सरकार ने इन सुझावों को मान्यता दे रखी है। तब से प्राय टंकण और मुद्रण में और सरकारी कामकाज के लिए और अधिकतर पाठ्यपुस्तकों में इन्हीं के अनुसार काम चल रहा है। राजभाषा के बारे में, राजभाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडल तथा न्यायिक क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा आयोग जो है संविधान में राष्ट्रपति के संविधान प्रावधानों के अनुसार सन 1955 ईस्वी को बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई जिसे राजभाषा आयोग कहा गया। हिंदी की संवैधानिक स्थिति तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के तहत समाहित है। अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 और 210 जिनमें संसद और विधानमंडलों की भाषा संबंधी विवरण दिया गया है। हिंदी भाषा से अगर देखें तो संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनमें है अनुच्छेद 120(1). तो अनुच्छेद 120(1) में देखिए कि संसद का कार्य जो है, मतलब 120 क्लॉज 1 जो है ये कहता है कि संसद का कार्य हिंदी में हो या अंग्रेजी में। और 210 कहता है 210 राजभाषा के विधानमंडल में कार्य राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में हो। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। अनुच्छेद 345 इस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की भाषा राजभाषा होगी। अनुच्छेद 348 कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में ही होंगी।
अनुच्छेद 349, संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करता है, चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ही लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 350 कहते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं। अनुच्छेद 351, इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। संविधान में अब तक कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान की 8वीं सूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं सम्मिलित है। संविधान के 21वें संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं सूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया है। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 इनके द्वारा 8वीं सूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 क्लास 1 और 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं को संदर्भित किया गया जो कि 22 है। यहाँ पे देखिए जो हैं 22 वो निम्नवत है। असमिया है, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव भी होता है। हिंदी और राष्ट्रभाषा के संबंध में जो कथन है महात्मा गांधी के द्वारा, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो महात्मा गांधी जी ऐसा कहते हैं कि हिंदी को हम क्या मानते हैं? राष्ट्रभाषा मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं। मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज ये कहते हैं कि हिंदी अखिल भारतीय की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। राजा राम मोहन राय इनके द्वारा कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो हम काम अंग्रेजी में लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। एनी बेसेंट ये कहते हैं कि एनिवेशन भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तिलक जी कहते हैं कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। नेहरू जी कहते हैं भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संपर्क भाषा की बात करें, संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं। वर्तमान समय में प्रायः राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। अब यहाँ देखिए इस टॉपिक से जैसे भी क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, यह कहना किसका है? तो ये है भाषाविद फैलन का कहना। देवनागरी पे यद्यपि जेड और यफ को ज और फ के लिए वर्णनीय है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से ज़्यादा पूर्ण और संतुलित है, यह मोनियर विलियम्स का कहना है। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उसे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, ये मत है आचार्य विनोबा भावे का। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली जो भाषा की लिपि है वो है देवनागरी। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए किस शब्द को प्रयोग किया है? तो इंडिया। पश्चिमी हिंदी की व्युत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौश्रेणी से। एक भाषा के तहत जब कोई अलग अलग यानी एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो इन्हें बोली कहते हैं, ऐसा कहना है, ये कथन है भोलानाथ तिवारी का। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। राहुल सांकृत्या ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 343 में। देवनागरी में मूल लिपि चिन्ह है 45। खड़ी बोली का एक और नाम है, क्या है? कौरवी। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या। अवध लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है देवनागरी को।
विभाषा का क्षेत्र ज़्यादा ही विस्तृत है। बोली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू हुआ वैदिक अर्थ में। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ निकली हैं ब्राह्मी लिपि से। वह लिपि जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है देवनागरी है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि। हिंदी शब्द मूलतः है फारसी। किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है, तो लिपि। उपभाषाओं के तहत हिंदी में आती है 17 बोलियां। हिंदी भाषा की आदि जनी है संस्कृत। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम 500 से 1000 ईस्वी। नागरी लिपि को जाना जाता है नंदी नागरी लिपि। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? भोजपुर। पहाड़ी उपभाषा के तहत आती है पश्चिमी पहाड़ी। वह भाषा जिसको आरंभ में पिंगल नाम दिया गया ब्रज भाषा। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री ग्रहण करता है प्रचलित भाषा और साहित्य से। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को बांटा जा सकता है 3 श्रेणियों में। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम था गोपाल स्वामी आयंगर। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया हिंदी राजभाषा है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित है ब्राह्मी लिपि। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो देवनागरी सुधार समिति के द्वारा। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया देवनागरी लिपि को। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती। राजस्थानी वर्ग की मालवीय बोली का क्षेत्र है रतलाम, देवास और उज्जैन। हिंदी का मानक रूप किसके सर्वाधिक निकट है? तो खड़ी बोली के। मराठी भाषा लिपि है देवनागरी की। राजभाषा आयोग का गठन किया गया बीजी खेर की अध्यक्षता में। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एक और भी किस उपभाषा के तहत आती है? पश्चिमी हिंदी। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी आयंगर। पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। विश्व की प्राचीनतम जो बोली जाने वाली लिपियों में है वो है ब्राह्मी लिपि। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है 14 सितंबर 1949 को। गढ़वाली की उपबोली है सलानी। बुंदेला का विकास अपभ्रंश से हुआ है सौरसेनी से। कन्नौजी बोली का क्षेत्र है हरदोई। वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी है। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को संथाली भाषा अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है तो ये संथाली भाषा। वह बोली जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है अवधी है। सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आने वाली भाषा गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। पंजाब भाषा की लिपि है गुरमुखी की शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ तो दक्षिण। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी जितना हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी है शब्द गोपालाचारी जी का। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित है 22 भाषाएं। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक है। ये कहना है देवनागरी लिपि का। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है हिंदी। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत है 73। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर तो तीसरा सांकेतिक है। लिपि कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन 344 अनुच्छेद के तहत हुआ था। वह विद्वान जिसने सबसे पहले आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया वो है हार्नेले। वह भाषा जिसको प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है वो है अपभ्रंश। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा गया है हरदेव बारी द्वारा। ब्रज बोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो बांग्ला का। वह अनुच्छेद जिसमें यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, वो आर्टिकल 342 क्लॉज 2 में। वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है फारसी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। बघेली बोली का संबंध हिंदियों की बोली पूर्वी बोली से है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में स्थापना की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को कहते हैं पश्चिमी हिंदी। मानक हिंदी का विकास हुआ है खड़ी बोली हिंदी से। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी पर्याय बनी राष्ट्रीय एकता की। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो मागधी। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ 6वीं शताब्दी से। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं मानक भाषा।
स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो महात्मा गांधी। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी में होता है? तो 348। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 आर्टिकल जो है उसमें निर्धारित है। भाषा शब्द बना है भाष धातु से। इन अंकों को कहा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अंक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली बातें प्रकट कर सकता है। ये कथन है कामता प्रसाद का। देवनागरी में आ के 12 कड़ी का सुझाव दिया था किसने? तो ये काका कालेलकर ने दिया था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ? तो जयभट्ट के। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क को काम करता है वह संपर्क भाषा कहलाता है। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है मेरठ। सिंगल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो पाली को। बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया ग्रियर्सन ने। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले आस्कोली ने किया था। भाट भाषा कहते हैं डिंगल को। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में होगा? अनुच्छेद 346। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद किए हैं। 2 वह बोली जिसको मसूद हसन खां मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं हरियाणवी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ 1983 में। भारतीय संविधान ने अंकों के यानी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। विभाषा से आशय एक प्रांत की बोली। बिहार मगही प्रदेश की बोली है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना गया है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है तो नागपुर। ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र है आगरा। पूर्वी हिंदी के तहत अवधि के अतिरिक्त समाहित की जाती है बघेली को। संज्ञान का अर्थ है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी का नाम दिया ब्रजभाषा को। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को प्राकृत कहा जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से। राजभाषा आयोग गठित करने की संविधान के अनुच्छेद 344 आर्टिकल में यह है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे। आर्टिकल 351। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। हिंदी के तहत मुख्यतः बोलियां हैं तो 17 बोलियां हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। अपभ्रंश भाषा का काल है 500 से 1000 ईस्वी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो तो वह भाषा हिंदुस्तानी कहलाता है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में प्रचलित है बुंदेली बोली। बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोशियर है। भोजपुरी भूतकालिक बोली की क्रियाएं हैं गैल, भैल। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है? द्रविड़ भाषा परिवार से। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे गांधी जी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया डॉक्टर A.F.R. हॉर्नेले ने। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोगकर्ता गुजरात राज्य में माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो पश्चिमोत्तरी सौरसेनी से। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के तहत आती है? तो पूर्वी हिंदी। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। बिहार राज्य की बोली है अंगिका। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा किस अन्य उपभाषा से है? तो मैथिली। वह विद्वान जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया सुनीति कुमार चटर्जी ने। उकार बाहुला बोली मानी जाती है छत्तीसगढ़ी को। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ओ किस प्रकार की वर्ण है? तो कंठोष्ठ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। राजस्थानी की बोली नहीं है बुंदेली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो राजस्थानी। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली जो है ये खड़ी बोली है।
हिंदी की उपभाषाएं हैं 5। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का विद्यमान था अभ्रंश रूप। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा थी अरबी फारसी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। हिंदी में ज्यादातर शब्द आए हैं संस्कृत भाषा से। खड़ी बोली व ब्रज भाषा व पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आता है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है? खड़ी बोली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं पारिभाषिक। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करता है भाषा वैज्ञानिक। खसकुरा व खुरकाली भाषा है नेपाल की। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। व्यवहार के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं 2। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई आरमाइक से। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय की राजभाषा से। प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध जो है जीविकोपार्जन से है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय अध्यात्म परक है। पाली भाषा की सर्वोत्तम व्याकरण है कच्चायन। अभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ प्राकृत भाषाओं से। हिंदी भाषा के सतत प्रभाव को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष युगीन रूप को किस भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी? तो गुलेरी जी ने। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे गोपाला स्वामी आयंगर। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। भारतीय भाषाओं की भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन जो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमायूनी भाषाभाषी क्षेत्र है रानीखेत नैनीताल। अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बाहुला। वह बोली जिसमें नद और नंद के स्थान पर नन और न होते हैं वो भोजपुरी है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय काव्यशास्त्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर काव्यशास्त्र के साथ। उम्मीद है यहाँ तक के सेशन को आपने अच्छे से देखा होगा। धन्यवाद।